कैसे हो बच्चों? आशा करता हूं आप सभी की नीट की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब उसी सीरीज में अब हम आगे पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली इस सीरीज में हम नीट के प्रीवियस 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे ही क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा जो पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है ना वही सबसे ज्यादा रेलिवेंट होता है। मतलब उसी में से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब आपको क्या करना है, यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो क्वेश्चन की जो भी आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन को पहले देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं हो रहा तब इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है? ऐसा मत करना कि यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूं बस वो आप सोते सोते हुए या बैठे बैठे हुए देख रहे हो। आपको भी साथ में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है। एक और बात बेटा, यहाँ पे मैं जो भी पूरा जितना भी पीवाईक्यूज करवाऊंगा उसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। उस लिंक से आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हो। तो वो व्हाट्सएप चैनल में जो पीडीएफ है वो मैं भेज दूंगा। एंड अगर आपको किसी भी चीज में पर्टिकुलर कहीं पे बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहा है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से डाउट भी पूछ सकते हो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। ठीक है? बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये हमारे लिए। नीट के पहले के ये जितने भी दिन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से हम करवा देंगे, बस आपको ये पीवाईक्यूज जो है वो अच्छे तरीके से करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स ऑफ मास 5 kg, एक बॉक्स है उसका मास कितना है 5 kg, is pulled by a cord up along a frictionless plane inclined at 30 डिग्री। यहां पे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे हमने एक बॉक्स को रखा है। बॉक्स का मास जो है वो है 5 kg। इस बॉक्स को मैंने 30 न्यूटन के फोर्स से खींचा हुआ है। तो हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स। इस बॉक्स का एक्सीलरेशन कितना होगा वो निकालना है। अब देखो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसी को हम यूज करने वाले हैं। जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन है आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। इसका एफबीडी में बनाता हूं। ये 5 kg पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से वो होगा 5g। यहां पर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। 5g का ये कंपोनेंट हो जाएगा 5g cos 30 और ये कंपोनेंट हो जाएगा 5g sin 30। अब देखो ये जो हमारा ब्लॉक है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा अगर, तो इसका एक्सीलरेशन निकालना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहां से यहां इनकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये 30 ऊपर की साइड में है, 5g sin 30 नीचे है, तो 30 माइनस 5g sin 30 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। अब यहां से आपको वैल्यूज पुट करनी है। ये हो गया 30, 5g मतलब 50 इंटू साइन 30 हो गया 1/2 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। क्या हो जाएगा 30 माइनस 50/2 25, 30 माइनस 25 5 इज इक्वल टू 5a। तो ए आपका हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हमें कितना मिला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर। हमें एक डायग्राम दिया है, यहां पे ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का मास जो है वो है 2 kg एंड ब्लॉक बी का मास है 3 kg। इसमें हमने कितना फोर्स लगाया है, द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, ओके, और हमने यहां से जो फोर्स अप्लाई करा है वो है 10 न्यूटन। तो हमें निकालना क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगाया होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऐसा सवाल अगर आ रहा है एग्जाम में तो ऐसे समझो आपके कंफर्म 4 मार्क्स जो है वो कंफर्म इसमें फिक्स होने चाहिए।
अब सबसे पहले इसमें क्या करो, आप एक्सीलरेशन निकालो। एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा? एक्सीलरेशन इज फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स कितना अप्लाई करा है? 10 न्यूटन। मास हमारा कितना है बेटा? 5 kg। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें एक्सीलरेशन मिल गया। अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं 3 kg का, FBD ऑफ 3 kg। अब इसमें देखो 3 kg एंड 2 kg दोनों मूव करेंगे राइट साइड पे विथ एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वजह से इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब इसका FBD बन गया। अब क्या होगा? ये नॉर्मल फोर्स 3 kg पे लग रहा है और एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही F इज इक्वल टू ma अप्लाई करो। फोर्स कौन सा है? नॉर्मल। मास इज 3, एक्सीलरेशन इज 2, आंसर इज 6 न्यूटन। और हमारे 4 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो हमारी सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। A 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ बॉल विथ वेलोसिटी। इसमें ऐसा दिया है, ये वॉल है, इस वॉल पे 1 kg का ऑब्जेक्ट है, वो टकरा रहा है। मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 1 kg एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वॉल। इसमें खास ध्यान रखना, ये 60 डिग्री कहां से दिया हुआ है? वॉल से। दिस एंगल इज 60 डिग्री विथ वॉल एंड रिफ्लेक्ट द सेम एंगल। यहां से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कितने एंगल पे? वही सेम एंगल पे। तो हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल। इस वॉल पे कितना फोर्स लगेगा ये हमें निकालना है। देखो बेटा 1 kg है, इसकी स्पीड जो दी है वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होती है? मोमेंटम की। इसका मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम P इज मास इंटू वेलोसिटी। मास इज 1 kg, वेलोसिटी इज 1, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा, इसकी स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। मोमेंटम हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसका मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्शन में है, टकराने के बाद मोमेंटम जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में है। अब हमें तो क्या निकालना है? फोर्स एक्सर्टेड। अब फोर्स एक्सर्टेड का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना फोर्स लगा वो हमें निकालना है। हमारे पास टाइम है, कांटेक्ट विद द वॉल इज 0.1 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास है। अब चेंज इन मोमेंटम कितना है वो निकालना है। चेंज इन मोमेंटम के लिए देखो बेटा, ये मोमेंटम की डायरेक्शन है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब मोमेंटम जो है उसके कंपोनेंट्स निकालो। कंपोनेंट्स लोगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा P cos 60, ये क्या हो जाएगा? P sin 60। इसकी अगर बात करो तो इसका मोमेंटम भी हो जाएगा, मास इसका 1 kg और उतनी ही वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका भी मोमेंटम जो होगा वो 1 ही होगा। इसके अगर कंपोनेंट्स लेंगे तो इसके कंपोनेंट में ये कंपोनेंट हो जाएगा 1, ये हो गया 1, या फिर P cos 60, और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? P sin 60। मतलब आपके पास दो मोमेंटम है, ये फर्स्ट मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, सेकेंड मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। अब दोनों को मैं लिख रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा ये वाला जो है, इसको लिखो P sin 60 आई कैप, और ये हो जाएगा P cos 60। P sin 60 आई कैप प्लस P cos 60 जे कैप। P कितना है हमारा? 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 इंटू साइन 60 √3 डिवाइड बाई 2 आई कैप प्लस cos 60 होता है 1/2, तो ये हो गया जे कैप। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा P sin 60 माइनस आई कैप P cos 60 प्लस जे कैप।
P sin 60 माइनस आई कैप प्लस P cos 60 प्लस जे कैप। इसको लिखो, P की वैल्यू 1 है, 1 इंटू साइन 60 मतलब ये हो गया माइनस √3/2 आई कैप, ये फिर से 1 इंटू कॉस 60 हो गया 1/2 जे कैप। अब क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम लेना है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मैं चेंज इन मोमेंटम लेता हूं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज माइनस √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, माइनस √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है, अब देखो माइनस √3/2 माइनस √3/2 ये हो गया माइनस माइनस प्लस √3 आई कैप, j/2 माइनस j/2 तो ये हो गया 0। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, चेंज इन मोमेंटम मिल गया। कितना मिल गया, माइनस √3 आई कैप। अगर मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 आई कैप। अब हम फोर्स की बात करते हैं। F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। चेंज इन मोमेंटम इज √3 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा है, देखो टाइम है हमारे पास 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड डिवाइड बाई टाइम विच इज 0.1 सेकेंड। तो इसको यहां से कैलकुलेट करने पर आंसर क्या मिलेगा, 10√3। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 10√3 न्यूटन। आगे देखते हैं। अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। एक फुटबॉल प्लेयर है, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। वो इनिशियली कहां पे जा रहा है, साउथ में जा रहा है। इनिशियली ही इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। साउथ को मैं दिखा सकता हूं माइनस जे कैप से। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इन माइनस जे कैप डायरेक्शन। अब उन्होंने क्या कहा है कि सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विथ सेम स्पीड। अब वो कहां पे जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, उतनी ही स्पीड से। फाइनल वेलोसिटी इज v, बट अब डायरेक्शन इज ईस्टवर्ड, तो इस डायरेक्शन को मैं कह देता हूं वी आई कैप। इसको भी मैं लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी v और ये डायरेक्शन है साउथ की, मतलब माइनस जे कैप। हमसे पूछा है द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ प्लेयर। जो ये यहां से यहां पे गया, तो ये प्लेयर पे फोर्स जो लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। अब फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फोर्स का वेक्टर और ये चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी इज वी आई कैप, तो मोमेंटम हो जाएगा एम वी आई कैप। इनिशियल मोमेंटम इज माइनस वी जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस एम वी जे कैप डिवाइड बाई टाइम। यहां से क्या हो जाएगा, एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप डिवाइड बाई टाइम। यहां से एम वी कॉमन ले लो, तो फोर्स की डायरेक्शन आपको मिलेगी एम वी कॉमन आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई टाइम। मुझे इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, फोर्स की डायरेक्शन से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप प्लस जे कैप का मतलब क्या है, देखो बेटा, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ।
या फिर इसे कह दो आई कैप माइनस आई कैप जे कैप एंड माइनस जे कैप। अब हमारा क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, मतलब ये कोई डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन हुई, ईस्ट एंड नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलोंग नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of a car remains stationary। एक कार है, ये कार का फ्लोर मैं दिखा रहा हूं, इस कार के फ्लोर पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। A body is lying on a floor of a car remains stationary। अब ये जो हमारी जो भी बॉडी है इसे स्टेशनरी रखना है। इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया है 0.15, म्यू इज 0.15। तो हमें निकालना है कि ये कितनी मैक्सिमम स्पीड से जा सकती है जिसकी वजह से ये जो है वो स्टेशनरी रहे। हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी नहीं निकालनी, क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना रखे जिसकी वजह से ये स्टेशनरी रहे। अब इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम के नजरिए से देखो तो इस पे लगने वाला फोर्स होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसकी वजह से जो पूरी कार मूव हो रही है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा या उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स अगर सेम हो गए, आगे लगने वाला फोर्स और पीछे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, अगर वो दोनों फोर्स सेम हो जाएंगे तो ये रेस्ट पे रह सकता है। अब इसके लिए फोर्स एफ को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सिलरेशन, फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, क्योंकि जब ये स्टेशनरी होगा उसकी मैक्सिमम लिमिट पे अगर जाएंगे तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, तो उसको मैंने लिख दिया म्यू एस इंटू एन। ये एम इंटू ए। नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे लगेगा एम जी, तो ये एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी। मास से मास कैंसल, एक्सिलरेशन होगा म्यू एस इंटू जी। म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज 0.15 एंड जी इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आंसर हमें मिलेगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब तक एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक है तब तक ये रेस्ट पे रहेगा। उससे अगर ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो ये यहां से स्लिप होना स्टार्ट करेगा। एक हमें डायग्राम दिया हुआ है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दिया है 30 डिग्री। यहाँ पे 3 ब्लॉक है, 3 kg, 2 kg, 1 kg। यहां से लगने वाला फोर्स है 60, ये जो फोर्स है वो है 60 न्यूटन। यहां से लगने वाला फोर्स है 18 न्यूटन। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये नॉर्मल फोर्स हमें फाइंड करना है। अब देखो बेटा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करना कि ये किस तरीके से कर सकते हो। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करना। अब मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो सबसे पहले 3 kg, 2 kg, 1 kg, 6 kg, 6 kg पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो होगा 6g sin 30। ये जो 6g का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा वो ये 30 डिग्री की वजह से ये हो जाएगा 6g sin 30। अब एक्सिलरेशन अगर लिखना है तो एक्सिलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स देखो 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 18 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और ये 6g sin 30 इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 18 माइनस 6g sin 30 डिवाइड बाय मास इज 6। अब क्या होगा देखो, 6g मतलब 60 sin 30 1/2,
60 डिवाइड बाई 2 30, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 18 माइनस 30 12, 12 डिवाइड बाई 6, एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हमें मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स। तो मैं इसका एफबीडी बनाता हूं। दिस इज 2 kg, दिस इज 1 kg, इनके बीच में 2 kg है। 2 kg जो है वो इस पे लगाएगा नॉर्मल फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में। 18 न्यूटन जो ये 1 kg है उस पे लगने वाला फोर्स इज 18 न्यूटन। एंड ये 1g जो है उस पे ग्रेविटी की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 1g साइन 30। 1g साइन 30 कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/2 5। एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, पूरी सिस्टम का जो है वही एक्सेलरेशन इसका होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें सोचो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, 18 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस तरीके से है, तो इक्वेशन जो बनेगी वो होगी n माइनस 18 माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू 1, एफ नेट इक्वल टू m इंटू ए करा हुआ है, ये हो गया 23 इक्वल टू 2। तो नॉर्मल हमारा हो जाएगा 25। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 25। आंसर इज ऑप्शन बी 25। चलो आगे देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। क्या दिया गया हुआ है, हमें दिया है कि एक बॉल है जिसका मास है 0.15 kg और उसको हमने 10 मीटर हाइट से ड्रॉप करा है। हमें निकालना क्या है, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। ये जो है वो यहाँ पे टकरा के फिर से ऊपर आ रहा है, कितनी हाइट पे, उतनी ही हाइट पे वापस आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड, इंपल्स कितना लगेगा, इंपल्स कितना लगेगा, इंपल्स यानी कि होता है फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये जो बॉल है वो यहाँ पे टकराएगा, वो जो टकराने वाला टाइम होगा वो बहुत ही कम होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से ये टकरा के जितने टाइम के लिए इसके साथ कांटेक्ट में है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वही होता है आपका इंपल्स। या तो आप क्या निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स निकालो या फिर चेंज इन मोमेंटम निकालो। ये डीपी का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अगर मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो मेरा इंपल्स निकल जाएगा, तो मुझे वही निकालना है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। अब यहां से यहां पे आ रहा है, यहां से फ्री फॉल कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां की वेलोसिटी में निकाल लेता हूं। हमारे पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सबको साथ में इसको आंसर करते जाना है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी इज वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं जी की वैल्यू 10 लेके चल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है, कितना है -10, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 माइनस 200, सॉरी माइनस माइनस प्लस 200, वी स्क्वायर 200 मिला तो वी कितना मिलेगा अंडर रूट 200। तो वेलोसिटी क्या है हमारी अंडर रूट 200 के जितनी है। अब इसी वेलोसिटी से ये टकरा रहा है और यहां से वापस आ रहा है, तो मोमेंटम अगर निकालना है तो मोमेंटम होता है इनिशियल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है, मास इज 0.15, वेलोसिटी इज अंडर रूट 200, 0.15 वेलोसिटी इज अंडर रूट 200 और डायरेक्शन कौन सी है, नीचे की डायरेक्शन, मतलब इसे कह सकते हो -j के। अब जब ये रिबाउंड करके वापस आएगा, जब ये रिबाउंड करके वापस आएगा ऊपर की डायरेक्शन में, तब क्या होगा, वेलोसिटी तो इतनी ही रहेगी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन अब कौन सी हो गई, ऊपर की। तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी विच इज 0.15 इंटू अंडर रूट 200 और ये हो गया आपका जे के। अब देखो चेंज इन मोमेंटम क्या है,
चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यह है फाइनल मोमेंटम विच इज 0.15 इंटू अंडर रूट 200 माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये माइनस इनिशियल मोमेंटम का भी माइनस, तो ये माइनस माइनस ऐड कर दो 0.15 इंटू अंडर रूट 200। अब ये कैलकुलेशन बेटा आपको करनी है, यहां से ये हो जाएगा 2 इंटू 0.15 इंटू अंडर रूट 200 और ये जो है वो जे कैप। जे कैप बेसिकली क्या है, जे कैप से आपको चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन मिली, यहां से आपका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन कर लोगे तो इसमें से आंसर मिल जाए। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपने आपकी क्लास में बहुत बार करा होगा, एनसीईआरटी में भी बहुत बार देखा होगा। क्या है क्वेश्चन में, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 4 kg, एक का 6 kg, टाइड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग, और हमें निकालना है एक्सेलरेशन। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे आसान से आसान सवाल है, ये सवाल सबका सही होना चाहिए। इसका एफपीडी बनाता है, एफपीडी बनवाओ चलो मुझे, साथ में सॉल्व करते जाना। ये क्या है बेटा 6 kg, नीचे आएगा फोर्स 6g, स्ट्रिंग में टेंशन T, 4g है तो 4 kg का नीचे फोर्स आएगा 4g, ऊपर है हमारा टेंशन। इन दोनों में से भारी कौन सा है 6 kg, तो एक्सेलरेशन या फिर मोशन जो होगी वो इस तरीके से होगी, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में। इक्वेशन लिखवाओ बेटा, इन दोनों में से भारी होना चाहिए 6g, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, तो इक्वेशन बनेगी 6g माइनस टी इक्वल टू 6 है, और इसकी इक्वेशन मिले बनेगी t माइनस 4g इज इक्वल टू 4 है। t से t कैंसल, 6g माइनस 4g क्या होता है 2g इज इक्वल टू 10a, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 2g डिवाइड बाई 10, g डिवाइड बाई 5। सबसे आसान सवाल, आंसर हमारा मिल गया g बाई 5, और हमारे 4 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो गए। चलो आगे बढ़ते। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तब मुंह में लड्डू फूटेगा कि अरे ये तो सवाल हमारा करा हुआ है, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी रैंक पे अफेक्ट करेगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन ऐसे मिलने वाला है, ऐसे सिंपल सवाल आपके पेपर में 110% आएंगे, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते तब एक बार पॉज लो, एक बार देख लो कि क्वेश्चन में जो दिख रहा है वही पूछा है ना, कुछ और चीज पूछी ना हो, है ना। जल्दबाजी में ऐसे सवाल गलत करके मत आना। ओके चल आगे बढ़ते। Next question is, a block of mass 10 kg is in contact against inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter। हमारे पास एक सिलिंड्रिकल ड्रम है, इस सिलिंड्रिकल ड्रम की रेडियस हमें दी हुई है, कितनी है 1 मीटर। 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट इनर वॉल। यहां पे इनर वॉल पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। अब क्या होगा, अगर मैंने किसी भी ब्लॉक को इनर वॉल पे रखा हुआ है तो वो स्लिप होके नीचे आ जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इनर वॉल इज 0.1। इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1। The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary। इस सिलेंडर को अगर मैं रोटेट करवा रहा हूं विथ वेलोसिटी ओमेगा, तो ये मिनिमम ओमेगा कितना रखना चाहिए जिसकी वजह से ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पे स्टेशनरी रहे। अब इसका मैं एफपीडी ड्रॉ करता हूं। एफपीडी में सबसे पहले नीचे आएगा मास इज 10 kg, तो ग्रेविटी का फोर्स होगा 10g।
अगर ये स्लिप होके नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स जो होगा वो इस तरीके से मिलेगा। अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है बेटा, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और नॉर्मल फोर्स विल एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये नॉर्मल फोर्स आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mr ओमेगा स्क्वायर। अब इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पूरा ब्लॉक स्टेशनरी रखना है इस डायरेक्शन में। ऐसे तो पूरा रोटेट करेगा, ऐसे तो मोशन हो रही है, पर इस डायरेक्शन में स्टेशनरी है। इसका मतलब है F इज इक्वल टू टेन जी होना चाहिए। अब फ्रिक्शनल फोर्स अगर ये इस डायरेक्शन में स्टेशनरी है तो यहां पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू टेन जी। म्यू एस हमें दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1, नॉर्मल फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू 10 इंटू जी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 0.1, मास इज 10 kg, रेडियस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल ड्रम इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 100। 0.1 इंटू 10 ये हो गया 1, ओमेगा स्क्वायर हो गया 100। ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा हमें मिल गया 10 रेडियन पर सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिखने में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, पर ये एक्चुअल में किसका क्वेश्चन है, वेक्टर्स का क्वेश्चन है। क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR। किसी पार्टिकल पे तीन फोर्सेस लग रहा है, ये एक, ये दो और ये तीन। इस पार्टिकल पे ये तीनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में इस तरीके से लग रहा है। हमसे क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, क्यूआर पे डिपेंड करेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। अब सबसे पहले आपको वेक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जब भी वेक्टर्स इस तरीके से है तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। जब भी इनका रिजल्टेंट अगर निकालने जाओगे तो ये क्लोज्ड फिगर है, क्लोज डायग्राम है, या फिर क्लोज, जिस जब भी दो या तीन या चार वेक्टर क्लोज डायग्राम बना रहे हो तब उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। मतलब यहाँ पे तीनों जो फोर्स है उनका नेट रिजल्टेंट कितना हो रहा है, जीरो। इसका मतलब है कि हमारे पार्टिकल पे, हमारे ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरीके का नेट फोर्स लग नहीं रहा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो फिर वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया है देखो, एन ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग इन एयर विद दिस वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सडनली ब्रेक्स इनटू टू पीसेस। ऐसा कुछ दिया हुआ एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से दो पीस हो गए, दो अलग अलग पीस हो गए, और ये दोनों पीसेस का मास जो है इज इन रेशियो ऑफ 1:5। अगर इसका मास m मान लो तो इसका क्या हो जाएगा 5m। ये m, ये 5m, तो ये कितना होना चाहिए, 6 है। द स्मॉलर मास फ्लाइज विथ अ वेलोसिटी, ये जो छोटा मास है उसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है विच इज 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप। द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस, ये लार्जर पीस की वेलोसिटी कितनी होगी, और जो ये ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली इतनी स्पीड से जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप प्लस 12 के कैप की इनिशियल वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। इसमें से छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी इतनी है, बड़ा जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये बात का ध्यान रखो, जब भी इस तरीके से किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट में से दो छोटे ऑब्जेक्ट बन रहे हो तब
कोई सा भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, ये अपने आप दो पीस में डिवाइड हुआ है। जब भी अपने आप दो पीस में डिवाइड हो रहा है तब इसमें इंटरनली कोई ना कोई फोर्स लगे होंगे। अगर फोर्स इंटरनली लगे है तो मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगा सकते हैं। यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मास इनटू वेलोसिटी, m1 v1 प्लस m2 v2। इनिशियल मास इज 6m, वेलोसिटी आपके पास है तो ये वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देना। फाइनली मास इज m, उसकी वेलोसिटी है आपके पास। सेकंड पीस का मास इज 5m और उसकी भी वेलोसिटी आपको निकालनी है। ये v2 हमें फाइंड करना है। यहां से m एंड m तो कैंसिल हो जाएंगे। v की वैल्यू ये पुट कर देना, v1 की वैल्यू ये रही तो आपको v2 मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको ये क्लिक होना चाहिए कि इसमें हमें कहीं ना कहीं मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है। ऑलवेज आपके पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कैलकुलेशन होगी, नहीं कोई टफ कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, पर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। और जो जल्दबाजी हम करते हैं उसमें ऐसे कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाती है। इसमें अगर आपने गलती से v और v1 की वैल्यू पुट करके अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा और इसमें मार्क्स भी जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको सिंपल सवाल दिखे, इजी सवाल दिखे, तब एक बार पॉज लेकर सोचो कि इसमें मैं कहीं गलती ना कर रहा हूं। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो कि इसमें क्या कहना चाह रहा। ठीक है, चल आगे बढ़ते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ये तो करेक्ट है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, ये भी करेक्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिस द रिलेटिव मोशन, ये भी सही है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ये तीनों तो सही है। लास्ट वाला देख लो, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशनलेस। और इसमें क्या लिखा है? कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो ये इनकरेक्ट है। पर हमारे लिए यही सही आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है, तो ये इनकरेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन डी। 14th question. A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC. यहां पे एक ABC wedge है, उस पे मैंने एक ब्लॉक को रखा है। ये ब्लॉक का मास m है। द वेज इज गिवन एन एक्सिलरेशन टुवर्ड्स राइट। ये वेज का इस डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन है। द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी। इस ब्लॉक को स्टेशनरी रहने के लिए ए एंड थीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें निकालना है। अब देखो यहां पे, अगर ग्राउंड से देख रहे हो, जमीन पे खड़े रह के अगर इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो क्या दिखेगा? ये पूरा ब्लॉक और ये वेज दोनों ही एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों की मोशन हो रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन या फिर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड अगर इस पे बैठ के मैं ऑब्जर्व कर, ये वेज पे बैठ के अगर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं तो क्या होगा? इसमें इसके रेफरेंस फ्रेम से अगर मैं इसको देखूं तो इसके रेफरेंस फ्रेम में ये रेस्ट पे होना जरूरी है। हमसे जो पूछा है ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी, इसका मतलब यह है कि ये वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी होना जरूरी है। अब वेज जो है वो खुद ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, उस पर बैठ के मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सूडो फोर्स को यूज में लेना पड़ेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? सूडो फोर्स। मैं एफपीडी बना रहा हूं, इसका मास
सॉरी, इसके मास की वजह से फोर्स होगा mg, यहां पे एंगल थीटा। mg का ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। सूडो फोर्स बेटा कौन सी डायरेक्शन में लगता है? सूडो फोर्स जो है वो एक्चुअल एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो सूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, विच इज मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। सूडो फोर्स की फॉर्मूला होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, किसका लेना है? नॉन इनर्शियल फ्रेम का लेना है। और यहां पे ये है एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आपका हो गया थीटा। ये एम ए का इस कंपोनेंट, एम ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एम ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा एम ए साइन थीटा। यहां से एक और फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स। अब आप यहां पर बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसके अंदर बैठ के इसको देख रहे हैं, और ये क्या दिख रहा है हमें? स्टेशनरी या फिर रेस्ट पे दिख रहा है। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है वो बैलेंस आउट हो रहे होंगे। यहां पे फोर्स है mg sin थीटा, यहां पे फोर्स है एम ए कॉस थीटा, एम एंड एम कट, कॉस थीटा यहां पे, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो एक्सीलरेशन इज g sin थीटा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, sin थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। sin थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जी टेन थीटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये मुझे लग रहा है कि आपने जब भी ये चैप्टर पढ़ा होगा तब क्लास वर्क में कहीं ना कहीं आपको करवाया होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन आ गया, ये बहुत ही सिंपल है और कहीं ना कहीं आपने क्लास में ये करा होगा। अगर नहीं करा है तो इसको एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हो। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो इसका एक्सीलरेशन ऑलवेज कितना होगा? जी टेन थीटा के जितना। एक और बात बेटा, अगर तुम में इस क्वेश्चन में जितने भी मैंने अभी तक करवाए या आगे भी जितने करवाऊंगा, उसमें अगर कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, या तो तुम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो आप एक बार जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ जाना। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो भी डाउट्स है वो आप वहां पे रख देना, 110% मैं आपको वहां पे रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ ही हूं। आप एज अ फ्रेंड मुझे सारी चीजें जो ये फिजिक्स से रिलेटेड है वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो। वो सारे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन हम करवा सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन आपने देखे भी होंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक ब्लॉक है जिसका मास m और दूसरा ब्लॉक का मास कितना है? 3m। इसको हमने किससे कनेक्ट करा है? स्प्रिंग से कनेक्ट करा हुआ है। अब हमें ऐसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। अगर इस स्ट्रिंग को मैं कट कर रहा हूं तो ए एंड बी का एक्सीलरेशन कितना होगा? अब देखो यहां पे जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तब सबसे पहले एफबीडी बनाने की कोशिश करो। एफबीडी बनाओ। एफबीडी में क्या होगा? देखो, ये बी एंड ए दोनों अभी रेस्ट पे, रेस्ट पे मतलब इक्विलिब्रियम में, तो मैं इनके एफबीडी बनाता हूं। यहां पे फोर्स लगेगा mg, यहां पे ये है टेंशन, यहां पे फोर्स लगेगा 3mg। अब इसमें देखो, ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा? ये 3m और m की वजह से ये स्ट्रेच हुई होगी, तो इसमें कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स होगा। वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? जितना स्प्रिंग पे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उतना ही फोर्स स्प्रिंग जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेंगे।
3 mg नीचे, mg नीचे, तो ऊपर फोर्स हो गया 4 mg। तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया 4 mg। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं, इसको मैंने यहां से कट कर दिया, तो क्या होगा, ये कट करने की वजह से ये तो यहां से फ्री फॉल करेगा, तो बी का एक्सेलरेशन तो कितना हो गया फ्री फॉल की वजह से जी के जितना। एक ही बात करो, ये जो हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो कब के निकाल रहे हैं, इमीडिएटली जैसे ही मैंने इसको कट करा उसके जस्ट इमीडिएट क्या होगा वो हमें देखना है। अगर आप खुद सोचो, थोड़ा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, जैसे ही ये स्ट्रिंग कट होगी वैसे ही बी जो है वो तो नीचे जाएगा। ए कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है, खुद 1 मिनट ये पॉज करके सोचो कि अगर ये स्ट्रिंग कट होने के बाद ए कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। मैं एफपीडी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही ये कट हुई, इसमें तो फोर्स जो है वो उस इंस्टेंट पे तो 4 mg रहेगा। अब ये तो कट हो चुका है, अब इस पे लगने वाला फोर्स है 3 mg। अब खुद देखो यहां पे 4 mg ऊपर, 3 mg नीचे, तो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा है, तो नेट एक्सेलरेशन भी कहां पे मिलेगा ऊपर। अब इसको लिखो 4 mg ऊपर 3 mg नीचे इज इक्वल टू m इंटू ए। मास इज हमारा कितना है, ए का मास है 3m, ये हो गया 3m इंटू ए। 4 mg माइनस 3 mg, mg इज इक्वल टू 3ma, m एंड m कैंसल, एक्सेलरेशन इज g बाई 3। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हो गया g बाई 3। तो यहां से आंसर, ए का एक्सेलरेशन g बाई 3, बी का एक्सेलरेशन g बाई 3 एंड g। फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, पर अभी ये जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या कराए देखो। सबसे पहले एफपीडी बनाने की कोशिश करो, ए एंड बी के एफपीडी मैंने बना दिए। ए में फोर्स, बी में फोर्स, जितनी भी फोर्स है वो सारे ही लिख दिए। बी में लगेगा mg नीचे, टेंशन ऊपर। ए में लगेगा 3 mg नीचे, स्प्रिंग का फोर्स ऊपर। स्प्रिंग का फोर्स कितना हो सकता है, जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स है। 3 mg नीचे है, mg नीचे है, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया 4 mg, तो 4 mg ऊपर है। अब मैंने इसको यहां से कट कर, जैसे ही कट करेंगे बी तो सीधा फ्री फॉल करेगा, सीधा फ्री फॉल कर रहा है, इसका मतलब है बी जो है वो फ्री फॉल की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ बी इज जी। ए का मैंने एफपीडी बनाया, तो ए में 3 mg है नीचे, 4 mg है ऊपर, इनमें से नेट फोर्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन भी होगा ऊपर की डायरेक्शन में। अब इक्वेशन लिखी, 4 mg ऊपर 3 mg नीचे इक्वल टू 3ma, तो एक्सेलरेशन ए का मिल गया g बाई 3। तो करेक्ट आंसर ए का g बाई 3, बी का जो होगा वो g के जितना। नेक्स्ट क्वेश्चन, one end of a string of a length L is connected to a particle of mass m। स्ट्रिंग का एक एंड जो है इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m, अनदर एंड इज कनेक्टेड स्मॉल पेग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस टेबल पे हमने इसको इस तरीके से कुछ रखा हुआ है। हमसे क्या पूछा है, द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ स्पीड v। ये पार्टिकल इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसके सेंटर पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। फोर्स, इस स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स होता है टेंशन, और वही टेंशन टुवर्ड्स सेंटर है, इसीलिए इस पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ही काम करेगा, टेंशन जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करेगा। तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या फिर जो फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स लगने वाला है वो फोर्स कौन सा है, आपका टेंशन फोर्स। अगर किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें ये तो हो गया टेंशन, एक और फोर्स आना चाहिए सर,
कौन सा फोर्स? अगर ये सर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो सेंटर की ओर होता है, और वो क्या होता है? mv²/r या फिर mv²/l। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना चाहिए mv²/l, वो भी सेंटर में आना चाहिए, टेंशन भी सेंटर में आना चाहिए। तो नेट फोर्स तो ऐसा नहीं होगा कि T + mv²/l। किसी को अगर ऐसा डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूं। हम कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स को एफबीडी में ड्रॉ नहीं करते। एफबीडी में जितने भी फोर्सेस है उसमें से जो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है वो अपने आप एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। तो इसमें आपको एफबीडी ड्रॉ करते वक्त, एफबीडी ड्रॉ करने के टाइम पे आपको ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये mv²/l इसमें नहीं आएगा। तो सेंटर पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? ओनली टेंशन, सिर्फ टेंशन आएगा। चलो आगे बढ़ते। रिजिड बॉल ऑफ मास m, यहां से फिर से एक रिजिड बॉल है जिसका मास m है। इट इज स्ट्राइकिंग एट द वॉल, वॉल पे ये स्ट्राइक कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो इसके पहले जो हमारा सवाल था उसमें था 60 डिग्री विथ वॉल, मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये 60 डिग्री वॉल के साथ बना हुआ है, तो वहां पे हमने अलग से कैलकुलेशन करी थी। इसमें क्या है, ये 60 डिग्री डायग्राम में दिया है, ये वॉल के नॉर्मल के साथ बनाया हुआ एंगल है। कैसे बना है? वॉल के नॉर्मल के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हमसे पूछा है इंपल्स इंपार्टेड बाय द वॉल ऑन अ बॉल, तो ये यहां से टकरा के उतने ही एंगल पे वापस गया, तो इंपल्स कितना लगा होगा, वो इंपल्स के बारे में हमें बात करनी है। अब फिर से वही सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, जो हमने आगे करा है वही फिर से आपको करना है। मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूं कैसे करना है। दिस इज ऑब्जेक्ट जिनका मास m है, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम mv होगा इस डायरेक्शन में। ये एंगल है आपका 60, ये भी 60। इस मोमेंटम के अगर कंपोनेंट लोगे तो ये हो जाएगा mv cos 60 और ये हो जाएगा mv sin 60। यहां से ये टकरा कैसे जा रहा है? ये है वेलोसिटी, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये हो जाएगा mv cos 60, ये हो जाएगा mv sin 60। तो आपको फिर से इनिशियल मोमेंटम लिखना है, फाइनल मोमेंटम लिखना है, फिर चेंज इन मोमेंटम लिखोगे तो आपको इंपल्स मिल जाएगा। इंपल्स बेसिकली होता है एफ डी टी या फिर चेंज इन मोमेंटम। तो हमें तो क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे तो हमें इंपल्स मिल जाएगा। चलो आगे देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। A car is negotiating a curve road of a radius r. A rod is banked at an angle theta. The coefficient of friction between tire of the car and rod is mu s. The maximum safe velocity of this road. इसको आपको एज ए फॉर्मूला याद करना है, अंडर रूट जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। इसको एज इट इज फॉर्मूला के जैसे याद कर लो। ये पूरा फॉर्मूला है, अब इसको डिराइव करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो वो डेरिवेशन से बेटर है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला नीट में पूछी जाती है, नीट 2016 का ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये एनसीईआरटी में पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। बेटा एनसीईआरटी जो है वो उसको अच्छे से आपको याद करने का मतलब है उसमें जितनी भी चीजें है, जैसे फॉर्मूला हो गए, जैसे इलास्ट्रेशंस है, वो सारी ही चीजें आपको ढंग से करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मेजॉरिटी पेपर है वो एनसीईआरटी के अराउंड ही बनने वाला है। तो अगर आपके एनसीईआरटी के कोई चैप्टर्स छूटे हुए हैं तो उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो, टू स्टोन्स ऑफ मास m and 2m आर विल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दो स्टोन है, एक का मास m एंड एक का 2m। दो पत्थर है, एक का मास m एंड एक का 2 है। द हेवियर वन इज इन अ रेडियस r/2, लाइटर वन इज इन रेडियस r। जो हैवी है जिसका मास 2m है
उसकी रेडियस है r/2 और जो लाइट है उसकी रेडियस है r, और उसको हम इस तरीके से घुमा रहे, व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल में हम ऐसे घुमा रहे। हमसे क्या पूछा है, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ अ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स द वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन। हेवियर स्टोन की जो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी है उससे n टाइम्स ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, लाइटर की। अगर हैवी की वेलोसिटी मैंने v मान ली तो इससे n टाइम्स ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, लाइटर स्टोन की, तो इसकी वेलोसिटी मैंने nv मान ली। हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ n, ये n की वैल्यू क्या होगी, और हमें क्या दिया है देखो, ये एक्सपीरियंसिंग सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेम है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है तो फिर ये n की वैल्यू कितनी होगी। फिर से हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लो T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लो T2। ये जो ऑब्जेक्ट है उस पे टुवर्ड्स सेंटर फोर्स जो लगेगा वो T2, तो T2 विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर M इज F1 और वो है आपका टेंशन, टेंशन हो जाएगा mr⍵², mr⍵²। इसकी अगर बात करें दूसरे पार्टिकल के हैवियर वन की, तो इस पे T1 इस साइड T2 इस साइड, नेट फोर्स हो जाएगा T1 माइनस T2 टुवर्ड्स सेंटर। तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m। अच्छा हमने यहाँ पे एक मिनट, हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हमें यूज करना चाहिए। यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस वन इज T2 और ये हो जाएगा mv² अपॉन r। अब इसकी वेलोसिटी है n इंटू वी, तो ये हो जाएगा mv²/r। v² मतलब nv का स्क्वायर अपॉन r, r कितना है आपका, r के जितना। तो ये फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए T1 इस साइड T2 इस साइड, तो नेट फोर्स इज T1 माइनस T2। इसमें क्या होगा, mv²/r, मास कितना है 2m, वेलोसिटी इज v डिवाइड बाई रेडियस जो है वो है r/2। तो इसमें नेट फोर्स जो है वो T1 माइनस T2 आपका नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेम है, इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर कर दो, m n² अपॉन r इज इक्वल टू 4mv² अपॉन r। r से r कैंसल, m से m कैंसल, v² से v² कैंसल, n² इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2। n क्या मिला हमें 2, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से डायग्राम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है अ प्लैंक विथ अ plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end। इसको मैंने यहां से धीरे धीरे ऊपर रेज करा। as the angle of inclination with horizontal reaches 30 डिग्री, यहां से ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री तक पहुंच गए। The block starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds। यहां से जैसे ही 30 डिग्री पे पहुंचे वैसे ही क्या हो रहा है, 4 सेकंड में 4 मीटर के जितना डिस्प्लेसमेंट, यहां से 4 सेकंड में 4 मीटर के जितना नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड प्लांक। इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये कितना होगा, ये निकालना है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि 30 डिग्री पे जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है,
मतलब 30 डिग्री पे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। एफबीडी बनाओ, यहां पे है थीटा, ये आपका मास एम, ये हो गया एम जी, ये थीटा तो ये भी थीटा, एम जी का ये कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा, और ये हो गया एम जी साइन थीटा। यहां से ये नीचे स्लाइड करने वाला है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। ये एम जी कॉस थीटा नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये हो गया म्यू एस, एन जो हो जाएगा वो होगा एम जी कॉस थीटा। तो यहां से क्या होगा, जस्ट यहां से स्लाइड होने की शुरुआत हो रही है, इसका मतलब है एम जी साइन थीटा नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, ये दोनों बैलेंस हो रहे होंगे जब थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया म्यू एस एम जी कॉस थीटा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ये एम जी से एम जी कैंसिल, थीटा अपना 30 डिग्री है, तो ये हो गया साइन 30 इज इक्वल टू म्यू एस इंटू कॉस 30, साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो म्यू एस हमारा हो जाएगा टेन 30। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3 जो मिलेगा वो अराउंड आपका मिलना चाहिए 0.57। तो म्यू एस की वैल्यू जो होगी वो 0.57, मतलब 0.6 वाली होनी चाहिए, तो म्यू एस इसमें से कुछ हो सकता है, म्यू एस 0.6, 0.6। अब म्यू के देखना है, म्यू के क्या होगा, अब हमें दिया हुआ है कि इट इज कवरिंग 4 मीटर इन 4 सेकेंड। अब क्या होगा देखो, यहां से यहां तक 4 मीटर डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं इन अ टाइम ऑफ 4 सेकेंड। अब मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में देखो कौन कौन सा एक्सेलरेशन हो सकता है, ये थीटा हमारा 30 डिग्री, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन 30 या फिर जी साइन थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो होगा वो होगा म्यू एस इंटू जी इंटू कॉस 30, यहीं से मैंने लिया है देखो, यह है फोर्स एम जी साइन 30, तो ये एम जी साइन 30 में से एक्सेलरेशन हो गया जी साइन 30, और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस एम जी कॉस 30 या फिर म्यू एस एम जी कॉस थीटा, उसमें से एम को हटा दो तो एक्सेलरेशन म्यू एस जी कॉस थीटा, तो ये दोनों चीज जी साइन थीटा म्यू एस जी कॉस थीटा, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा जी साइन 30 माइनस म्यू एस जी कॉस 30। वैल्यूज पुट करो, जी की वैल्यू मैं 10 पुट कर रहा हूं, साइन 30 इज 1/2, म्यू एस की वैल्यू हमें दी हुई है, म्यू एस इज, अच्छा म्यू एस सॉरी, अब ये यहां से मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के की वैल्यू हमें निकालनी है, जी की वैल्यू 10 है, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ये नेट एक्सिलरेशन है। अब हमें पता है 4 मीटर इन 4 सेकेंड, इसका मतलब है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को मैं यूज कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन ये पुट कर दो, ये एज इट इज पूरा एक्सेलरेशन पुट कर दो, टाइम हमें दिया है 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर 16, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से पुट करके कैलकुलेशन कर लेना, म्यू के की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो यहीं से हमारा म्यू के भी मिल जाएगा, इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लेना, है ना, बहुत ही सिंपल है, एक्सेलरेशन यहां से 10/2 5, 5 माइनस 5√3 म्यू के, बस ये पुट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 rests on a horizontal table, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है,
इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ब्लॉक है जिसका मास m1. A light string is connected to it, passes over a frictionless pulley at the edge of table. यहां से एक पुली है, इस तरीके से यहां से एक लाइट स्ट्रिंग जा रही है. अनदर ब्लॉक B of M2 इज सस्पेंडेड. ये पुली के साथ यहां पर नीचे एक और ब्लॉक है जिसका मास है M2. The coefficient of kinetic friction between block and table. ये ब्लॉक एंड टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के. When the block A is sliding on a table, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वो हमें निकालना है. फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. ये होगा M2G, ये होगा टेंशन T, इसमें भी है टेंशन T, और यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो होगा F. अब ये यहां से स्लाइड कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसको एफपीडी बनाते हैं. ये M2G माइनस टी, M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A. M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A. और इसमें क्या होगा, T यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि ये पूरी मोशन हो रही है यहाँ पे, इज इक्वल टू M1 इंटू ए. अब यहां से आपको वैल्यूज पुट करनी है. काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इंटू एन. एन आपका क्या हो जाएगा, यह है M1G नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो यहां से ये हो गया M1G इज इक्वल टू M1A. अब इन दोनों इक्वेशन को आपको कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है. क्या निकालना है, टेंशन कितना होगा. अब टेंशन के लिए क्या करो, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. आप ऐसा कर सकते हो, जैसे ये M2A M1 है तो A को एलिमिनेट कर दो. A को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, इसी इक्वेशन को M2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. इसको M2 से मल्टीप्लाई कर दो, M2 इंटू टी, ये हो जाएगा म्यू के M1 M2G, ये हो जाएगा M1 M2A. इसको मैंने M2 से अब मल्टीप्लाई करा, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दो, M1 से मल्टीप्लाई कर दो. इसको M1 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा M1 M2G माइनस, यहां से M1 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया M1 इंटू टी इज इक्वल टू M1 M2A. अब सिंप्लीफाई कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसल. इसमें आगे क्या हो जाएगा, M2T माइनस M1T, सॉरी M2T प्लस M1T, ये हो जाएगा माइनस म्यू के M1 M2G, और ये हो जाएगा माइनस M1 M2G इज इक्वल टू 0. यहां से इसको यहां पे लेके जाओ तो कॉमन हो जाएगा M1 M2G, ब्रैकेट में आएगा म्यू के प्लस 1. M1 M2G ब्रैकेट में आएगा म्यू के प्लस 1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2. तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. यहां से आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे करनी है, बस यही ध्यान रखना है एग्जाम में. जैसे ही ऐसे कोई सवाल आ रहा है तो ये लगेगा थोड़ा लंबी कैलकुलेशन है, और पर कैलकुलेशन टफ नहीं है, लंबी है. अब आपके पास जितना भी टाइम है उस टाइम में बस जल्दबाजी मत करना, आराम आराम से क्वेश्चन करते जाना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses M1 M2 M3. यहाँ पे 3 masses है M1 M2 M3. They are connected by a string passing over a pulley P. यहाँ पे पुली है P जो यहाँ से पूरी स्ट्रिंग पास हो रही है. The mass M1 hangs freely. M2 and M3 are on a rough horizontal table. यहाँ पे ये रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया है म्यू. The pulley is frictionless
एंड नेग्लिजिबल मास, इसका ये फ्रिक्शन आइडियल पुली है बेसिकली, इसका फ्रिक्शन लेस है एंड मास जो है वो नेग्लिजिबल। डाउनवर्ड एक्सिलरेशन, ये m1 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सिलरेशन कितना होगा ये निकालना है। अब देखो पहले तो एफपीडी बनाएंगे, एफपीडी बनाने से ही अपना काम हो सकता है। इस पे एक तो नीचे फोर्स लगेगा, टेंशन होगा, पर इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी ऐड करना पड़ेगा। तो इस पे यहां पे फोर्स होगा M1G, यहां पे लगेगा फोर्स टेंशन, इन दोनों पे यहां पे फोर्स आएगा टेंशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू एन। अब इनके लिए नॉर्मल फोर्स क्या होगा बेटा, नॉर्मल फोर्स आप डायरेक्ट सोचो, m1 m2 जी नीचे होगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा। अब यहां पे कोई मोशन नहीं हो रही, यहां पे किसी भी प्रकार की मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होने वाली, तो नॉर्मल हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 इंटू जी। अब यहां से इक्वेशन बनाओ, इसका एक्सेलरेशन नीचे, इन दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो आगे, क्या बनेगी इक्वेशन, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टेंशन आगे माइनस ये हो गया आपका म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल टू, सॉरी m2 प्लस m3, m2 प्लस m3, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि m1 m2 m3 सारे ही हमें क्या लेना है, m के जितने। तो ये हो गया t माइनस m2 प्लस m3 इंटू म्यू इंटू जी इज इक्वल टू, यहां पे होगा m2 प्लस m3 इंटू ए। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, m1 m2 m3 तीनों की वैल्यू m के जितनी है, तो यहां से ऐड करो, ये टी एन टी कैंसिल, ये m1g, m1 को मैंने रख दिया m, तो ये mg माइनस म्यू m प्लस m 2m इंटू जी, ये हो जाएगा m इंटू ए, ये हो जाएगा 2m इंटू ए। तो यहां से हो जाएगा m m m सब जगह से कैंसिल, g और g यहां से कॉमन, g 1 माइनस 2 म्यू, यहां से क्या होगा m ए प्लस 2m ए, 3m ए, पर m तो हमारा कैंसिल है, तो ये 3 इंटू ए। तो एक्सिलरेशन हमें मिलेगा g इंटू 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई 3। तो ऐसा कुछ आंसर मिलेगा, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू। मुझे लग रहा है आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। अच्छा, हमें ग्राफ दिया हुआ है, किस चीज का ग्राफ है, फोर्स F वर्सेस टाइम का ग्राफ है। फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन बिलो। द चेंज इन मोमेंटम, 0 से 8 तक का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। आपको क्या चीज याद रखनी है, देखो फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें देगा चेंज इन मोमेंटम। हमसे पूछा क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, इस पार्टिकल के मोमेंटम में कितना चेंज होगा। अब मोमेंटम निकालना है, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो हमें बस क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 8 तक का एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व कैसे करते हैं, देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस ये रेक्टेंगल है, इसमें जो y एक्सिस है वो नेगेटिव में है, तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज 2, हाइट इज -3, प्लस ये भी रेक्टेंगल है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये कर दो 6 माइनस 6 प्लस 12, तो आंसर होगा 12 न्यूटन इन सेकेंड।
बस ये चीज याद रखनी है, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a balloon with mass m is descending down with a acceleration a। एक बलून है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पहले खुद से करने की कोशिश करो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखना। एक बलून है जो m मास का है और वो नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a, और यहां पे दिया है एक्सेलरेशन इज लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब क्या होगा देखो, इसका एफबीडी बनाओ। एक तो फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से, दूसरा फोर्स होगा एयर की वजह से। एयर की वजह से इस पे ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स हमेशा लगता है, वो ऊपर की डायरेक्शन में। पर हमें क्या दिया है कि ये एयर फोर्स ऊपर होगा, mg फोर्स नीचे होगा, पर ये बलून जो है वो नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी इक्वेशन अगर बनाएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस एफ इज इक्वल टू ma। तो फोर्स हमारा हो जाएगा mg माइनस ma, मतलब इस बलून पे एयर की वजह से लगने वाला फोर्स हो गया mg माइनस m। ठीक है, अब हमें क्या दिया, हाउ मच मास should be removed from it so that it starts moving up with a acceleration a। इस बलून में से कितना मास रिमूव कर दिया जाए, मैं मान लेता हूं m डैश मास के जितना मास मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या होना चाहिए, ये बलून जो है वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए। अब इसमें देखो फिर से, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा m माइनस एम डैश इंटू जी, और ये एयर की वजह से लगने वाला फोर्स F। अब ये बलून कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर पर लगने वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए नीचे के कंपेयर में। ऊपर है फोर्स F, नीचे है हमारा m माइनस एम डैश इंटू जी इज इक्वल टू m माइनस एम डैश इंटू ए। एम डैश क्या है, इस बलून से मैंने जितना मास निकाल लिया वो वाला मास है, वही तो निकालना है कि कितना मास हमने रिमूव करा, तो एम डैश ही तो हमें निकालना है। अब देखो यहां पर एफ की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, एफ इज बेसिकली एम जी माइनस एम ए, तो ये एफ को मैं पुट कर रहा हूं एम जी माइनस एम ए, ये हो गया माइनस एम जी, ये माइनस माइनस प्लस एम डैश जी इज इक्वल टू एम ए माइनस एम डैश ई। अब देखो यहां पर ये एम जी और ये एम जी तो कैंसिल, एम ए और ये एम ए, एम ए एंड एम ए ये यहां पे जाएगा, तो ये एम ए एंड एम ए हो गया 2m, एम डैश जी एम डैश ए, तो ये हो जाएगा एम डैश जी प्लस एम डैश ए, इनमें से भी कॉमन निकल गया एम डैश, तो ये हो गया जी प्लस ए इक्वल टू 2ma। तो m डैश क्या मिल जाएगा, 2ma डिवाइड बाय g प्लस ए, 2ma डिवाइड बाय g प्लस ए, 2ma डिवाइड बाय g प्लस ए, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, पर आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि इसमें कैसे कर सकते। तो ये हमारे लॉज ऑफ मोशन के जितने भी प्रीवियस 10 इयर्स के जितने भी पीवाईक्यूज थे वो सारे ही पीवाईक्यूज हमने कर लिए। मैंने पहले भी बताया था, इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही है या फिर आप इसके और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर हमारी व्हाट्सएप पे जो चैनल है, वहां पे आप अपने जो भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। मैं आपको विद इन 24 आवर्स आपको ये सारी चीजें सॉल्व करके दूंगा, तो आपको कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ रहने वाला हूं, जब तक आपकी नीट की एग्जाम खत्म नहीं होती तब तक मैं आपके साथ हूं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल